वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस 5th पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के सभी पोर्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 मार्क, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका किस वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? आपके ऑप्शंस हैं ए 1946, बी 1947, सी 1948 और डी 1949। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1948। तो व्याख्या देखते हैं। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए अमेरिका। व्याख्या देखते हैं। अमेरिका में कई राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, इसलिए यह साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कहाँ है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पंचायत राज संस्थाएं, यानी पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं वहां पर महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की सुविधा दी गई है। महिलाओं के लिए देखिए, व्याख्या देखते हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण केवल पंचायत राज संस्थाओं में प्रावधान है। कई राज्यों में 50% भी दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, उस संगठन का नाम बताइए जिसके साथ भारत में हर राजनीतिक दल को पंजीकरण कराना पड़ता है। तो ये है भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी भारत में जो निर्वाचन आयोग है वहां पर देखिए, व्याख्या में देख रहे हैं हम, सभी राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन जो है वो निर्वाचन आयोग के पास कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन मार्टिन लूथर ने चलाया? ये था प्रोटेस्ट आंदोलन। ये व्याख्या देखते हैं। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की नीतियों के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया था। अब चलते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस पर, यानी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये देखते हैं। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? उत्तर है, बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, यानी 2 से अधिक राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं और शासन में भाग लेते हैं। अ, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसमें जो मतदाताओं को अनेक विकल्प मिलते हैं तथा सरकार अक्सर गठबंधन के आधार पर बनती है। बहुदलीय व्यवस्था में अक्सर एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, क्योंकि अनेक विकल्प होते हैं मतदाताओं के सामने। इसीलिए कोई एक दल सरकार नहीं बना पाता, बल्कि वो यहाँ पर गठबंधन के आधार पर ही सरकार बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समरूप समाज क्या है? देखिए, समरूप समाज वह समाज होता है जहाँ लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, पारंपरिक गुण एक समान हो, जिसमें समाज में एकरूपता और स्थिरता बनी रहे। जिससे कि समाज में जो है एकरूपता और स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि सभी गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। इसमें सभी लोग लगभग एक ही भाषा बोलते हैं, यानी जो भाषा होती है वो एक होती है, तथा संस्कृति, रहन-सहन, त्योहार और जीवन शैली में समानता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातीय विविधता बहुत कम होती है, इसलिए सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। देखिए, जातीय विविधता भी काफी कम पाई जाती है, जिसकी वजह से जो सामाजिक संघर्ष है वो भी कम होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है, बेल्जियम की जातीय संरचना कैसी है? बेल्जियम की जातीय संरचना अत्यंत विविध है और जटिल है, क्योंकि विभिन्न भाषाई समूहों की जनसंख्या लगभग समान अनुपात में रहती है, जिसके कारण सत्ता साझेदारी की अनोखी व्यवस्था विकसित हुई है। यानी भाषाई जो समूह है वहां की जनसंख्या लगभग समान अनुपात में रहती है।
तो अब यहाँ की जातीय संरचना की विशेषताएँ देखते हैं। फर्स्ट है फ्लेमिश समुदाय, लगभग 59% है, जो कि डच भाषा बोलते हैं और उत्तर में रहते हैं ये। ये उत्तर में हैं और डच भाषा बोलते हैं और लगभग 59% है। नेक्स्ट है वालोन समुदाय, लगभग 40% हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और दक्षिण में बसे हुए हैं। नेक्स्ट है सॉरी ये नंबर 3 है। नेक्स्ट है जर्मन भाषी समुदाय, ये लगभग 1% है परंतु संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष देखते हैं अब बेल्जियम की विविधता ने उसे दुनिया में एक अनोखा उदाहरण बनाया है, जहां जटिल जातीय संतुलन के लिए सफल सत्ता विभाजन मॉडल अपनाया गया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिलाओं ने विश्व में अपने आप को संगठित करके आंदोलन क्यों आरंभ किए? उत्तर देखते हैं। महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं को समाप्त करने और अपने अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तर पर संगठित होकर आंदोलन प्रारंभ किए, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है समान वेतन, समान अवसर और रोजगार में भेदभाव समाप्त करने हेतु इन्होंने आंदोलन किए। देखिए महिलाओं को पहले समान वेतन उपलब्ध नहीं होता था और न ही उन्हें समान अवसर दिए जाते थे और रोजगार में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो उसी की समाप्ति के लिए इन्होंने संगठित होकर आंदोलन किए। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न और असुरक्षा से मुक्ति पाने के लिए। बिल्कुल महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती थी, दहेज प्रथा का उन्हें सामना करना पड़ता था और उत्पीड़न झेलना पड़ता था। असुरक्षा की भावना उनमें रहती थी। उन सभी से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने संगठित होकर बहुत सारे आंदोलन किए हैं। नेक्स्ट है संसद, नौकरशाही और अन्य संस्थाओं में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल संसद में भागीदारी बढ़ाने के लिए, नौकरशाही में भागीदारी अपनी बढ़ाने के लिए और अन्य जो संस्थाएं हैं वहां पर भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, संगठित होकर आंदोलन किए हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, संपत्ति स्वामित्व और स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है और संगठित होकर आंदोलन किए हैं। क्योंकि हमारा जो है भारत एक पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता था। तो इसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की, संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार प्राप्त किया और स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु भी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। नेक्स्ट है निष्कर्ष देखते हैं। महिला आंदोलनों का उद्देश्य दुनिया में महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा दिलाकर उन्हें सशक्त बनाना था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स इसे अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सरकार में अन्य रूपों से बेहतर क्यों है? देखिए, लोकतंत्र अन्य सभी शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता ही होती है। सरकार जनता के हितों व आवश्यकताओं के अनुसार काम करती है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, इसलिए शासन जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है क्योंकि जनता स्वयं उन्हें चुनती है। नेक्स्ट है समान अधिकार, कानून के सामने समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट है विरोध, आलोचना की स्वतंत्रता होने से गलतियों को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, यदि नागरिक किसी भी बात से सहमत नहीं है तो वो उसका विरोध भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता होने से सरकार अपनी गलतियों को सुधार सकती है। नेक्स्ट है निर्णय सामूहिक होते हैं, इसलिए मनमानी, दमन और तानाशाही की संभावना कम होती है। निष्कर्ष देखते हैं। लोकतंत्र जनता के अधिकारों, स्वतंत्रता और सहभागिता पर आधारित होने के कारण दुनिया की सबसे प्रभावी और मानवीय शासन व्यवस्था है।
अब निष्कर्ष देखते हैं। लोकतंत्र जनता के अधिकारों, स्वतंत्रता और सहभागिता पर आधारित होने के कारण दुनिया की सबसे प्रभावी और मानवीय शासन व्यवस्था है। अब चलते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है, क्योंकि वे जनता की इच्छाओं को शासन तक पहुंचाते हैं और सरकार को संगठित रूप देते हैं। राजनीतिक दलों की आवश्यकता देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल जनता की समस्याएं, मांगे और विचार सरकार तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं तथा जनता को विकल्प देते हैं। बिल्कुल, जनता को विकल्प प्राप्त होते हैं चुनाव में। राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और नीतियां व कानून तैयार करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल जनता को शिक्षित, जागरूक और संगठित करते हैं। नेक्स्ट है, विपक्ष के रूप में सत्ता के दुरुपयोग पर नाराजगी रखते हैं। बिल्कुल, ये विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं यदि सत्ता में ना आए तो। नेक्स्ट है, दल सामाजिक विविधताओं को संतुलन देते हैं और लोकतंत्र को स्थिर बनाते हैं। निष्कर्ष देखते हैं अब। राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है। इनके बिना सरकार चलाना, नीतियां बनाना और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार के तीसरे स्तर की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में तीसरा स्तर पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सक्षम बनाता है। यानी इसका मतलब है फर्स्ट पहला जो स्तर होता है स्तर, उसमें केंद्र सरकार आती है। द्वितीय स्तर में राज्य सरकार आती है और तृतीय स्तर यानी तीसरा जो स्तर है वहां पर पंचायतें और नगर निकाय जो है उसको शामिल किया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन को ये सक्षम बनाते हैं ताकि विकास और प्रशासन जनता के सबसे निकट स्तर पर हो सकें। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद गांव स्तर पर शासन चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शहरों में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय प्रशासन संभालते हैं। 73 में और 74 में संविधान संशोधन ने इन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय कर, जल निकासी, सड़कें, रोशनी, विकास योजनाएं आदि इनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनता की सीधी भागीदारी यहाँ पर बढ़ती है, यानी जनता सीधे रूप में भागीदार यहाँ पर हो सकती है। इससे जिससे कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। निष्कर्ष देखते हैं। तीसरा स्तर वास्तविक जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करता है और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशासन को प्रभावी बनाता है। तो इस प्रकार आज हमारा राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।